नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संवाद इंडिया के मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं और आज भी इसी संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हम आपके सामने लेकर आए हैं। आज की हमारी चर्चा है बहुजन समाज पार्टी के जो प्रमुख हैं आदरणीय मायावती जी। उन्होंने कल अपने जन्मदिन के अवसर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और उसमें उन्होंने राजनीतिक रूप से जो महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर अपने विचार भी व्यक्त किए। साथ ही उन्होंने ईवीएम को बड़े कटघरे में खड़ा किया और साथ ही उन्होंने जो गठबंधन की राजनीति है उस संदर्भ में अपने विचार व्यक्त कर बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी आने वाले चुनावों में अकेले लड़ेगी, वह किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। ये दो विषय जो उन्होंने उठाए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी महत्वपूर्ण है राजनीतिक रूप से और इसके संदेश बड़े गहरे हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर ख्याति प्राप्त आदरणीय सुनील शुक्ला जी इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं। उनसे हम जानेंगे इस विषय पर कि मायावती जी का जो बयान है ये इसके क्या राजनीतिक मायने हैं और इसके क्या दूरगामी जो राजनीतिक प्रभाव है वह किस स्तर तक राजनीतिक पार्टियों की रणनीतियों पर पड़ेगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के द्वारा और बीजेपी के द्वारा भी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं गठबंधन की एक विसात बिछाई जा रही है, जिसमें वह मायावती जी, अखिलेश यादव जी के साथ अन्य जो दूसरी पार्टियां उनके साथ गठबंधन की कहीं ना कहीं रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। लेकिन मायावती जी के बयान से ये बड़ा स्पष्ट हुआ है कि कहीं ना कहीं मायावती जी अकेले चुनाव लड़ने की तरफ आगे बढ़ रही हैं और ऐसे में क्या जो अन्य पार्टियों की रणनीतियां हैं वह कितनी प्रभावित होंगी। लेकिन चर्चा की शुरुआत से पहले मैं एक मायावती जी का जो बयान का संदर्भ है उसके संबंधित एक वीडियो आपके सामने दिखाता हूँ। मुझे तो लग रहा है ईवीएम में कुछ गड़बड़ी जरूर है। आशंकाएं किस्म किस्म की पैदा हैं और नहीं तो मुख्य चुनाव आयोग और सेंटर की गवर्नमेंट सामने आए और वो कराए बैलेट पेपर से चुनाव, मालूम पड़ जाएगा कि उनके साथ कितना वोट है और हमारे साथ कितना है। उसके बाद जब तक चुनाव बैलेट पेपर से होते रहे तो बीएसपी का जो ना तो वोट प्रतिशत कम हुआ है और ना ही बीएसपी का जनाधार हमें कम नजर आया है और हमारी सीटें भी बढ़ी हैं। कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य जिन भी राज्यों में विधानसभा के वे अगले वर्ष देश में लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव में भी हमारी पार्टी बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके ये चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि अकेले अपने बलबूते पर ही ये सभी चुनाव लड़ेगी। जैसा कि आपने देखा मायावती जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से ईवीएम के बारे में अपनी राय व्यक्त की है और बताया कि किस तरह से ईवीएम को लेकर उन्होंने कुछ प्रश्न खड़े किए हैं। सुनील शुक्ला जी अनेक वर्षों से राजनीति को देखते हुए आ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी की राजनीति को मैंने बड़े गहरे तक समझाया और देखा है और किस तरह से उनका शासन प्रदेश में रहा है, विपक्ष में मायावती जी रही हैं, तो सभी भूमिकाओं में उन्होंने मायावती जी को देखा भी, उनकी राजनीति को समझा भी है। तो सुनील शुक्ला जो मायावती जी ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा है ईवीएम को लेकर, जैसे उन्होंने प्रश्न उठाए हैं, यह क्या संकेत करता है, क्या उनकी रणनीतियों की तरफ ये इशारा है, उन्होंने किस तरह से ये बातें कही, आपको क्या लगता है, क्या समझाया आपने? सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद प्रशांत जी। मायावती जी बहुजन समाज पार्टी जैसी एक बड़ी पार्टी की नेता हैं और एक राजनीतिक व्यक्ति को हक है कुछ भी अपनी बात कह सकती हैं। वो अगर ईवीएम को लेकर के उनके मन में कोई संदेह है तो उनको पूरा हक है अपनी बात कहने का। और मायावती जी के पहले अगर आप याद कीजिए तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता ईवीएम को लेकर के संदेह पैदा कर चुके हैं। कांग्रेस इस पे कई बार बोल चुकी है, अखिलेश जी भी कह चुके हैं कि ईवीएम को लेकर के, उसके कार्य प्रणाली को लेकर के उनके मन में संदेह रहा है, तो मायावती जी भी हैं। लेकिन ईवीएम पर सवाल उठाना बहुत मुझे तर्क संगत नहीं लगता कि ईवीएम इतना दोषपूर्ण है और ईवीएम की वजह से ही किसी दल विशेष का मत प्रतिशत गिरा है या उसके मिलने वाले मतों में गिरावट आई है, वह ईवीएम की वजह से ऐसा हो रहा है। यह थोड़ा स्वीकार करने में यह बहुत तार्किक तो मुझे नहीं लगता। हो सकता कि होता हो, मैं विशेषज्ञ व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैंने जितना देखा है समझा, मुझे बहुत ये बात समझ में नहीं आती। भाई इसी ईवीएम से चुनाव हुआ तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी जीत गई, हिमाचल प्रदेश में चुनाव हार गई। इसी ईवीएम से चुनाव हुआ एमसीडी में आम आदमी पार्टी जीत गई, भारतीय जनता पार्टी हार गई, सत्ता में रहने के बावजूद, सब कुछ उनके नियंत्रण में रहने के बावजूद। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी हार गई, टीएमसी जीत गई। उड़ीसा में लगातार बीजेडी जीतती चली जा रही है, तमिलनाडु में डीएमके जीत गई, इसी ईवीएम में चुनाव हो रहा है।
तो ऐसा है नहीं, ये एक तरह का ठीक है, लेकिन अगर किसी के मन में कोई संदेह है तो वह संदेह भी दूर किया जाना चाहिए। और हमारे कैसे निर्वाचन आयोग ने कई बार अपनी ये बताने की कोशिश भी की है लोगों को कि जो आपके मन में आशंकाएं हैं ईवीएम की कार्यप्रणाली को लेकर के वो निर्मूल है। लेकिन संदेह तो संदेह, अगर किसी के मन में संदेह है तो उनको पूरा हक है अपनी बात कहने का, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक है, इसलिए बहुत जिम्मेदारी से भी उनको अपनी कोई बात कहनी चाहिए। ईवीएम पर ही अपने मतों के प्रतिशत में गिरावट को का ठिकरा फोड़ना मुझे लगता है कि बहुत तार्किक नहीं है। दूसरी बात कि जो मायावती जी की जो रणनीति है ईवीएम पर हमला करने का, यह एक तरह का एक कह सकते हैं एक तरह की किलेबंदी भी है कि अगर मान लीजिए कि उनके मतों में गिरावट आती है, उनको वो सफलताएं नहीं मिलती हैं जिन सफलताओं के लिए बहुजन समाज पार्टी जानी जाती रही है, या जिस जन स्वीकृति के लिए मायावती जी जानी जाती रही हैं, तो वो कम से कम एक बात उनके हाथ में रहे कि वो ये कह सकें कि देखिए ये ईवीएम की वजह से ही ऐसा हुआ। अगर ईवीएम के अगर ये मतपत्रों के आधार पर मतदान कराया गया होता तो ये स्थिति हमारी नहीं होती, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं मैं कि मायावती जी की सभाओं को देख करके कोई नहीं कह सकता है कि उनका मत प्रतिशत गिरेगा। बड़े बड़े पैमाने पर लोग आते हैं, बड़े उत्साही लोग आते हैं और तमाम असुविधाओं का सामना करते हुए भी उनकी सभाओं में आते हैं। अपने दल को समर्थन भी देते हैं, सहयोग भी करते हैं। तो देख के लगता है, वो आप देख के नहीं कह सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये भी एक आधार बनाने की कोशिश हो सकती है कि अगर वो अपेक्षित राजनीतिक या चुनावी सफलताएं नहीं मिलती हैं, तो कम से कम ये कहने के लिए रहे कि ईवीएम की वजह से ऐसा हुआ। हम हमारे संगठन में, जन समर्थन में, कार्यकर्ताओं में, शुभेच्छुओं में, सहानुभूति रखने वालों में की संख्या में कोई गिरावट नहीं आई है। तो इसको इस रूप में भी आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक आपने, कहीं ना कहीं ये पहले से ये एक ऐसा माहौल बनाने की तैयारी है जहाँ की अगर असफलताएं मिलती हैं तो उसको ढका जा सके, उसके कोई ढकने का कारण स्थापित किया जा सके। मायावती जी ने एक साथ में एक विषय और बड़ा महत्वपूर्ण उठाया कि जो आगामी लोकसभा चुनाव हैं या इस साल जो देशों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके संदर्भ में उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया है कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं करेगी और वह अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कांग्रेस को भी और बीजेपी को लेकर भी अनेक बातें कही, अनेक उन पर सवाल भी उठाए। तो ये जो रणनीति तब उन्होंने साफ साफ स्पष्ट संकेतों में बताया है, बल्कि स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। इसके राजनीतिक प्रभाव आप किस तरह से देखते हैं? कोई भी राजनीतिक दल आज भारतीय परिदृश्य पे ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी का अकेले अपने बूते पर, अपने संगठन के आधार पर, अपने संसाधनों के आधार पर मुकाबला कर सके। संभव ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का संगठन उसके पास है, कार्यकर्ताओं का इतना बड़ा समूह उनके पास है, एक मजबूत नेतृत्व उनके पास है, आप भारतीय जनता पार्टी से कोई एक राजनीतिक दल मुकाबला नहीं कर सकता। मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता अगर कुछ चुनौती आप देना चाहते हैं विपक्ष के नेता के रूप में, तो विपक्षी दलों के साथ एक तरह की सहमति, एक तरह का समझौता, एक तरह का संगठन, एक तरह का गठबंधन बनना ही चाहिए। अगर आप भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, हराना क्या, मुकाबला करना, आप मुकाबले में दिखें, इसके लिए जरूरी मुझे लगता है कि एक विपक्षी गठबंधन आवश्यक लगता है मुझे, लगभग तमाम राज्यों में, उत्तर प्रदेश में खास तौर से। मायावती जी 2022 के चुनाव भी अकेले लड़ी थी। उन्होंने जो 2019 में इनका लोकसभा के साथ समझौता था, अखिलेश जी के साथ उन्होंने एक तरफा उस गठबंधन को उन्होंने खत्म कर दिया था। अखिलेश जी ने कुछ बोला भी नहीं था उस पर, तब तक उन्होंने उस गठबंधन को खत्म कर दिया। लेकिन चुनाव के दौरान उनका रवैया क्या रहा? क्या बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व ने विभिन्न इलाकों में इस तरह के परिपत्र नहीं जारी किए कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव, समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही हो तो समाजवादी पार्टी को वोट दे दिया जाए? इस तरह के पत्र सामने आए और मायावती जी ने कहा भी कि उन्होंने कहा है इस बात को, उन्होंने कभी इससे इनकार भी नहीं किया। विधानसभा चुनाव होने के बाद से, यहां तक कि लोकसभा चुनाव हो जाने के बाद से, अगर आप कहिए 2019 के बाद से, मायावती जी भारतीय जनता पार्टी के प्रति कभी आक्रामक नहीं दिखाई पड़ी। जिस तरीके से एक विपक्ष के नेता के रूप में, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं तो स्वाभाविक है कोई नहीं बोलता। अपना दल अनुप्रिया जी हैं उनके साथ, वो कभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बोलती क्योंकि उनका सहयोगी दल है।
लेकिन जो विपक्षी दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वामपंथी नेता हो, चाहे डीएमके हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, वो उसके खिलाफ है और कुछ ना कुछ बोलती रहती है। वह सक्रियता तो खैर समाजवादी पार्टी में नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में तो बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ती। तो मुझे लगता है कि यह जो उनका बयान है वो एक बयान है, और मुझे भी लगता है कि अपने मतदाताओं को पार्टी के साथ बनाए रखने की यह कोशिश है कि हमारा वजूद है और हम रहेंगे। अन्यथा इस बात की आशंका है, और ये तमाम जगहों पर दिखाई भी पड़ा कि बहुजन समाज पार्टी की निष्क्रियता के कारण से उनके जो समर्थक मतदाता हैं बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के चले गए। अगर उन्होंने दिल्ली में एमसीडी को दे दिया, तो मैनपुरी और खतौली में उन्होंने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल को दे दिया। निश्चित रूप से 2019 के चुनाव में वो मत मिला था भारतीय जनता पार्टी को भी। 2019 के चुनाव में भी कहा जाता है कि दलितों का मत भारतीय जनता पार्टी को मिला। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी पहचान बनाने शुरू की, अपने मतदाताओं के बीच अपना विश्वास कायम करने का प्रयास किया, अपने नेतृत्व को गंभीर और विश्वसनीय बनाने की कोशिश की, लोगों के बीच पहुंच करके एक आत्मीयता और एक संपर्क स्थापित करने की कोशिश की, और अपने को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है, तो यह संभव है कि उनको बहुजन समाज पार्टी के मन में इस बात की आशंका हो कि उनका मतदाता अगर उनके साथ नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाना चाहता, तो कांग्रेस में चला जाए। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो मतदाता है वह भारतीय जनता पार्टी का मतदाता नहीं है। जिस तरीके से कांग्रेस के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी का एक सामाजिक आंदोलन चला, और जिस तरीके की जागरूकता अपने मतदाताओं और अपने समर्थकों के बीच कांसीराम जी ने और यहाँ तक कि मायावती जी ने संदेश देने की कोशिश की, जिस तरीके से उससे उनको जागरूक बनाया और जिस तरीके की विचारधारा को उन्होंने उन तक पहुंचाने की कोशिश की, मुझे नहीं लगता कि वह भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल है। वह संभव है कि वो कांग्रेस की तरफ चला जाए या उन राजनीतिक दलों के साथ चला जाए जो राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े हैं। क्योंकि मुझे ये लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन जो मेरी समझ है कि आरक्षण को लेकर के दलितों के बीच में एक बहुत बड़ी संवेदनशीलता है। वो आरक्षण के हालात को कमजोर नहीं होने देखना चाहते, और ये बिल्कुल नहीं चाहते कि इस स्थिति में कोई परिवर्तन हो। जो उनका जो संवैधानिक हक उनको मिला हुआ है उसको उपलब्ध कराने के लिए, उसका लाभ दिलाने के लिए और उसका समुचित तरीके से लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास हुकूमत के द्वारा किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को लेकर के उनके मन में एक संदेह है, और चंद्रशेखर रावण ने अपने संगठन के सभी आर्मी कुछ संगठन साथ उनका नाम है के माध्यम से उन्होंने इस बात को लगातार वह कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की जो स्थिति है उसको खत्म करना चाहती है या कमजोर करना चाहती है। और वह बार बार इसका उदाहरण देते हैं कि जिस तरीके से निजीकरण को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिस तरीके से सार्वजनिक उपक्रम बंद किए जा रहे हैं, जिस तरीके से सरकारी नौकरियों में अवसर की कमी होती जा रही है, वह इस बात का संकेत है कि आरक्षण की स्थिति से के प्रति बहुत संवेदनशील भारतीय जनता पार्टी नहीं है। तो यह जो हालात बनते जा रहे हैं या यह जो माहौल बनता जा रहा है, वह दलितों के बीच में भारतीय जनता पार्टी की स्वीकृति को कम करता है। उसके विपरीत कांग्रेस को लेकर के उस तरह की नाराजगी मुझे नहीं दिखती, क्योंकि लोगों को लगता है कि आरक्षण के प्रति कांग्रेस संवेदनशील रही है और दलितों को बहुत कुछ मिला। हालांकि वो भी कांग्रेस से बहुत संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस को भी वो एक तमाम अपनी असफलताओं के लिए और तमाम अपनी पिछड़ेपन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार मानते हैं, और वो मानते हैं कि जिस तरह की राजनीतिक सहभागिता का मिलनी चाहिए थी कांग्रेस वो नहीं दी। इस तरह की नाराजगी उनके मन में है। लेकिन जो एक तरह का संवैधानिक अधिकार उनके पास है, एक तरह का संवैधानिक संरक्षण है आरक्षण को लेकर के, उसमें किसी तरह की कमी और शासन सरकार के स्तर पर किसी तरह की लापरवाही, यह एक बहुत विपरीत संदेश देता है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के समूह में। तो यह जो मायावती जी का ये कहना है कि वह किसी से गठबंधन नहीं करेंगी, गोया कि अपने मतदाताओं को अपने साथ रोके रहने की एक कोशिश, यह मैं मानता हूं, इससे अधिक वो कुछ नहीं है। और ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये कहने मात्र से मतदाता रुक जाएगा।
और क्या जो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध मतदाता वर्ग है और जो बहुजन समाज पार्टी के साथ रहता रहा है, अगर वह उनके साथ नहीं आता, इनके एक जो इनकी छय बन गई है भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नेता के रूप में, अगर वो नहीं आता तो क्या दलित अकेले अपने बूते पर चुनावी जीत स्थिति हासिल करने में सक्षम होंगे? यह भी वो मतदाता देखेगा। ऐसा मुझे नहीं लगता कि अब बहुजन समाज पार्टी बहुत आगे निकल चुकी है। उसका मतदाता केवल ये नहीं सोचता कि हमको अपनी पार्टी को जिंदा रखना है, उसको लगता है कि हमको सत्ता मिलनी चाहिए, हमारी सत्ता में सहभागिता होनी चाहिए। और अगर आप बहुजन समाज पार्टी की जो अब तक 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से जो परिदृश्य बनता चला गया, उनको लेकर के जो बातें कही जाती रही, वो कि वह एक भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नेता के रूप में है। लोगों को यह लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती हैं। अगर खुले हुए समर्थन मान लीजिए कहीं नहीं भी करती और भारतीय जनता पार्टी को किसी मौके पर आवश्यकता भी पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी नजर आएंगी। यह लोगों के मन में है। यह गलत भी हो सकता है क्योंकि कोई मंच तो उन्होंने साझा नहीं किया, लेकिन एक राजनीतिक माहौल बनता उनको लेकर के बनता जा रहा है और बना हुआ है। तो और जिस तरीके से वो उनको आक्रामक होना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो दिखा भी नहीं। तो ये उनके विरोधी ये माहौल बनाने में सफल रहे हैं। और विपक्षी दलों के साथ, माने गैर भाजपा विपक्षी दलों के साथ मायावती जी खड़ी भी कभी नजर नहीं आई। वह इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि अपने बूते उत्तर प्रदेश की राजनीति को एकदम सत्तारूढ़ दल को रोक ले, ये संभव नहीं है। और विधानसभा के चुनाव में वो उन्होंने अपनी स्थिति देख भी ली, उनके मतदाताओं ने किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया। और जो एकमात्र सीट वो जीत करके भी आई बहुजन समाज पार्टी, मैं नहीं मानता कि उसमें बहुजन समाज पार्टी का कोई योगदान है। वह शंकर सिंह का खुद की उपलब्धि है और वह जिस तरीके का उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र में अपनी ताकत बनाई है कि राजनीतिक जनाधार तैयार किया है, समर्थकों की एक बड़ी तादाद उन्होंने खड़ी की है, मुझे लगता है कि वो उनकी अपनी उपलब्धि है। तो मायावती जो ये बात कह रही हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, ये राजनीतिक दल है, उनका पूरा हक है ये कहने का। तो वह केवल और केवल मेरी अपनी समझ में अपने मतदाताओं को अपने साथ बनाए रखने की कोशिश है कि हम राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं और बने रहेंगे। इससे अधिक और कुछ मैं मानता नहीं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कहीं ना कहीं अपने मतदाता को संदेश देने का और विश्वास देने की उनकी कोशिश लगती है। और लेकिन जैसे कि आपने बहुत सारी बातें इसमें कहीं की, एक आम धारणा कहीं ना कहीं ऐसी स्थापित हो गई है कि वह बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक पर्दे के पीछे एक समर्थन का रोल निभा रही हैं। तो ये उनके मतदाताओं के लिए सामने भी कहीं ना कहीं एक प्रश्न खड़ा किया है उनके समर्थन के लिए। तो ऐसे में अगर दलित राजनीति को हम पूरे राजनीतिक परिदृश्य के अनुसार समझें या देखें कि पिछले कई वर्षों से दलित राजनीति का मुख्य चेहरा मायावती जी रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से उनकी राजनीतिक सक्रियता कम हुई है, उससे दलित राजनीति में वैक्यूम कहने की बात आती है कि वैक्यूम हो गया है कि दलित राजनीति में। उसमें चंद्रशेखर ने भीम आर्मी के माध्यम से उस वैक्यूम को भरने की कोशिश की है। उसने युवा, जो दलित युवा हैं, उनको साधने की कोशिश की है। साथ ही कांग्रेस की राजनीति को भी अगर हम समझें तो उन्होंने जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर खाबरी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, दलित राजनीति में एक संदेश देने की कोशिश की है। वही राष्ट्रीय स्तर पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी को और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर एक दलित राजनीति में एक और बड़ा संदेश देने की उन्होंने कोशिश की है। तो ऐसे में जो राजनीतिक दलों के द्वारा जो कार्य लगातार किए जा रहे हैं दलित राजनीति में सेंध बनाने के लिए या अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए, वह भी कहीं मायावती जी के को कहीं ना कहीं उनके सामने एक बड़ा ऐसी चुनौती तो नहीं उभर रही है जिसके चलते वह ये कदम या उन्होंने जो वक्तव्य दिया हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, वही है जो हम लोग बात कर रहे हैं ना कि अपने मतदाताओं को अपने साथ जुड़े रखने की कोशिश है। क्योंकि आपने सही कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के अध्यक्ष बनने, मैंने कहा भारतीय के खिलाफ कांग्रेस की अत्यधिक सक्रियता और गंभीर कोशिशें, सड़क पर निकल करके सरकार से लड़ने का मादा, ये जो दिखाया है कांग्रेस ने, उसने अब तमाम ऐसे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। और इस बात की बिल्कुल आशंका है कि जो भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट जो वर्ग है, जो मतदाताओं का समूह है, वह कांग्रेस की तरफ जा सकता है अगर उनके दल जिनके प्रति वो समर्पित रहे हैं या जिनको लेकर के उनके मन में क्या अभिलाषा रही है कि वह भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे, अगर उनकी निष्क्रियता होती है तो ये संभव है कि वो कांग्रेस की तरफ चले जाएं। और दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में आपको दिखाई पड़ा,
दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में अगर आप याद कीजिए, विधानसभा के चुनाव में दिल्ली में दलितों ने, अल्पसंख्यकों ने, गैर भाजपा मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी का साथ दिया, कांग्रेस का साथ नहीं दिया। लेकिन जब आम आदमी पार्टी का रवैया बदला और वह वही पोलराइजेशन की और लक्ष्मी गणेश की राजनीति में उतर आई, और जहांगीरपुरी और सीएए के आंदोलनों को लेकर के जिस तरीके से उसने अल्पसंख्यकों का साथ छोड़ा, तो मतदाताओं को छोड़ के चले गए और उन्होंने कांग्रेस को दिया। उस कांग्रेस को दिया जिसके बारे में यह कहा जाता है कि दिल्ली में उनका कोई संगठन बचा ही नहीं है। उस कांग्रेस को दिया जिसके बारे में कहा जाता है कि इनका कोई नेतृत्व ही नहीं है। उस कांग्रेस को दिया जिसको कहा जाता है कि लड़ाई में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब आप याद कीजिए, राजनीतिक परिचर्चाओं में कहां कहां कांग्रेस दिख रही थी एमसीडी के चुनाव में। ये कहा जा रहा था कि या तो कांग्रेस बीजेपी हारेगी, और या कहा जा रहा था कि बीजेपी को हरा करके आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी एमसीडी में। कांग्रेस का तो कोई नाम लेवा नहीं था, बावजूद इसके लोगों ने जिनको वोट दिया और जिताया। और कांग्रेस अगर ऐसे जिताए हुए मतदाता उम्मीदवार अगर उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके किसी दूसरी पार्टी में जाने की कोशिश भी की, तो उसके घर पर लोग इकट्ठे होकर प्रदर्शन किए, खुल करके सामने आ गए। एक जो कांग्रेस ने अपनी एक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक सक्रिय राजनीति करने की जो कोशिश की है पिछले 3-4 महीने से दिखाई पड़ रही है, उसने तमाम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। अब वो जीतेंगे हारेंगे उसका चुनावी डिविडेंड कितना कांग्रेस को मिलेगी, ये बहस का विषय है। लेकिन एक लोगों को पार्टी ने अपनी तरफ आकर्षित किया है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय लोक दल हो, चाहे कोई भी दल हो जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीति करने का दावा करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से लड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, उसको छोड़ के चले जाएंगे लोग। अगर हम जिस पार्टी के साथ कोई मतदाता है और उसके वो राजनीतिक हित, राजनीतिक लक्ष्य, राजनीतिक सोच पूरी नहीं होती है, तो क्यों रहेगा वो? मुझे तो नहीं लगता। और अगर विकल्प के रूप में राष्ट्रीय पैमाने पर कांग्रेस खड़ी हो रही है, तो उसके साथ क्यों लोग नहीं जाएंगे? कोई ऐसी दूरी तो लोगों के बीच में है नहीं। जो लोग जो बहुजन समाज पार्टी का मतदाता है, वो भाजपा का मतदाता तो है नहीं, क्योंकि मायावती जी ने कभी भाजपा का तो खुले रूप से उस तरह के समर्थन नहीं कर रही है वो। लेकिन समाजवादी पार्टी का मतदाता भारतीय जनता पार्टी का मतदाता तो है नहीं। लेकिन अगर वो भारतीय जनता पार्टी से उनकी पार्टी लड़ती हुई नहीं दिखेगी, उसके पैरेलल उनके खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए नहीं दिखेगी, तो उनका मतदाता उनके साथ क्यों बना रहेगा? मुझे तो नहीं लगता कोई वजह कारण बनता हो। और अगर मजबूरी होती है कि जिसे मान लीजिए कहीं कोई है ही नहीं है, वो अपना वोट देके क्या करेगा? वो कितना विश्वसनीय है, कितना विश्वसनीय नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस रिवाइव हो रही है, अपने लीडरशिप को वह जनता के बीच में पहुंचाने की कोशिश कर रही है, पार्टी जनता से सीधे जुड़ने की कोशिश कर रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे दलित नेता को अपना पार्टी अध्यक्ष बना रही है, गांधी नेहरू परिवार से अलग हट करके, तो दलितों में संदेश क्यों नहीं जाएगा? अगर भारतीय जनता पार्टी यह कहती है कि सम्मानित द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी को राष्ट्रपति बना करके दलितों में, आदिवासियों में उन्होंने अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, तो मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बना करके दलितों को अपनी तरफ आकर्षित करने के बारे में कांग्रेस नहीं सोच सकती? क्या यह तर्क उनके प्रति लागू नहीं होता? बिल्कुल लागू होता है। और प्रदेश अध्यक्ष में उत्तर प्रदेश के संगठन में भी जिस तरीके से दलितों को और पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया है कांग्रेस ने, तो क्या उनको नहीं लगेगा कि लोग उनके तरफ प्रति आकर्षित होंगे? और वो भी तब जब जिस संगठन या जिस दल के साथ वो प्रतिबद्ध रहे हैं उसमें निष्क्रियता नजर आ रही हो, या वो सत्तारूढ़ दल के समर्थक के रूप में दिखाई पड़ रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनकी तरफ एक आकर्षण हो सकता है। और दलितों के बीच में कोई नेतृत्व का वैकुंठ है, ऐसा नहीं है। आज भी मैं मानता हूं कि मायावती जी सर्वाधिक सम्मानित नेता है दलितों के बीच में, खासतौर से जाटों मतदाताओं के बीच में, सर्वाधिक, कोई अनपैरेलल, उनको वो चुनौती नहीं है। आप मायावती जी की आलोचना करके दलितों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते। वो सुनने के लिए दलित मतदाता नहीं है। दलित मतदाता अगर उनका साथ छोड़ रहा है तो वह केवल और केवल उनकी निष्क्रियता है। अगर खतौली के उपचुनाव में दलितों ने आरएलडी को दिया, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया, तो ये मायावती जी की निष्क्रियता थी। और राष्ट्रीय लोक दल का विभिन्न वर्गों में, समुदायों में, समूहों में जो राजनीतिक सक्रियता था उसका परिणाम हुआ। इसलिए बड़े भारी मतों के अंतर से समाजवादी आरएलडी ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। तो
ये कोई ऐसा नहीं है कि आज भी अगर मायावती जी सक्रिय होती हैं तो मुझे नहीं लगता कि दलितों के बीच में कोई और नेता पनप भी सकता है। वो बहुत सम्मानित नेता, लोग बहुत आदर से उनको देखते हैं। सही। और इसीलिए आप मायावती जी पर हमला करके, उनकी आलोचना करके आप दलितों को आकर्षित नहीं कर सकते हैं। आप केवल एक ही उनकी निष्क्रियता ही एक माने स्वाभाविक रूप से लोगों को छोड़ के चले जाए कि आप, चूंकि आप में वो निष्क्रियता सक्रियता नहीं है कि आप भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सके, चुनौती दें, तो ये उनसे लोग अलग हो जाए। और यह सभी मतदाताओं को समझ में आ रहा है कि कोई अकेली पार्टी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती नहीं दे सकती। और अगर आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीति करने का दावा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीति करने वाले विपक्षी दलों के गठबंधन या उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो यह सीधा संदेश है कि आप भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। इसलिए वो स्थिति हो सकती है, लेकिन वैकुंठ की स्थिति नहीं है। और दलित मतदाता इस तरीके से अनिर्णय की स्थिति में नहीं रहेगा, मेरी समझ यही है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, और बड़े विस्तृत तरीके से आपने पूरी जो वक्तव्य थे मायावती जी के राजनीतिक संदेश क्या थे या उसके निहितार्थ क्या थे, उसको बड़ी विस्तृत से आपने व्याख्या की। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दर्शकों को ये चर्चा जरूर पसंद आएगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि मायावती जी निर्विवाद रूप से दलित समुदाय की निर्विवाद नेता हैं, और जितना बड़ा उनका राजनीतिक रूप से कद है उसके मुकाबले कोई दूसरा दलित नेता इस समय भारतीय राजनीति में दिखाई भी नहीं देता है। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो उनकी सक्रियता उतनी नहीं दिखाई देती, जिस वजह से दलित मतदाता छिटक रहा है, ऐसा लगता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं, और मैं सुनील शुक्ला जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपनी विस्तृत व्याख्या कर हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही उत्कृष्टता वाली एक चर्चा प्रस्तुत करने में हमें पूरा अपना सानिध्य और आशीर्वाद प्रदान किया। उनका मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं अपने सभी दर्शकों से भी आग्रह करता हूँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।